सुस्वागतम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। आज हम कहानी देख रहे हैं कोसी का घटवार। शेखर जोशी की ये कहानी है और ये आपके UGC नेट जो है हिंदी उसके पाठ्यक्रम में शामिल कहानी है। साथ ही साथ जो भी आपका सेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी, क्योंकि नेट और सेट का पाठ्यक्रम समान है तो उसमें भी ये शामिल है, या जहाँ पर भी आपका कोसी घटवार कहानी संलग्न है तो उसी से संबंधित इसमें विशेष तथ्य हम देख रहे हैं। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले हम देखते हैं शेखर जोशी का जीवन परिचय। शेखर जोशी जो इनका जन्म है, इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में 1932 में हुआ था। तो जन्म उत्तराखंड अल्मोड़ा ज़िला है और आपका 1932 ईस्वी में हुआ था। पहाड़ी होने के कारण जोशी जी की रचनाओं में पहाड़ के जीवन का समावेश मिलता है, क्योंकि ये उत्तराखंड से हैं। इनकी अधिकतर जो कहानियाँ हैं वो आंचलिक होती हैं, आंचल प्रदेश से संबंधित इनकी कहानियाँ हैं। जोशी जी की रचनाओं का अनुवाद भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जापानी आदि भाषाओं में भी हुआ था। तो इनकी रचनाओं का अनुवाद भी हो चुका है, क्योंकि इतनी अच्छी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। 1987 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने उन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान से पुरस्कारित किया था 1987 ईस्वी में। तो याद रखने योग्य तथ्य है, क्योंकि शेखर जोशी क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है तो उनसे संबंधित विशेष तथ्य हमारे लिए उपयोगी होंगे। 1995 ईस्वी में उन्हें साहित्य भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी। 1995 साहित्य भूषण और 1997 ईस्वी में पहल सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। 1997 में पहल सम्मान से तो 3 पुरस्कार इन्हें मिले हैं। 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, 1995 में साहित्य भूषण, 1997 ईस्वी में पहल सम्मान। तो इन्हें 3 ये पुरस्कार मिले हैं। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। प्रसिद्ध रचना तो जिसमें है दाजियो, कोसी घटवार, ये तो हमारे पाठ्यक्रम में ही शामिल है। हलवाहा, साथ के लोग, मेंटल, बच्चे का सपना, बदबू, चीटी के पर, अथ मूषक उवाच, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद आदि इनकी कहानियाँ हैं, यानी कि इनकी प्रसिद्ध रचना। अब देख लेते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल रचना है कोसी का घटवार। तो इस रचना को हम देख लेते हैं। तो ये जो है कोसी का घटवार जो इनका संग्रह है उसमें ये संग्रहित है। 1985 में ये प्रकाशित हुआ था। तो 1958 में ये प्रकाशित हुआ था कोसी का घटवार। तो इनका ये संग्रह है कोसी का घटवार, इसी में ये संकलित है, इसी के नाम से ये इनका संग्रह है और इसी नाम से इनकी ये रचना है। तो इसमें कौन कौन सी रचना है? दाजियो, उस्ताद, कवि प्रिया, बंद दरवाजे, खुली खिड़कियाँ, किंकरोमी जनार्दन, कोसी का घटवार, जी हुजूरिया, पद्मा की कहानी, शुभ हो दीदी और बदबू, ये इनकी इसमें कहानियाँ संग्रहित है। सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी है। ये हमारा जो कोसी का घटवार है। तो इसमें क्या है? सामाजिक जो मनोवैज्ञानिकता जो जड़ हो गई है उसमें अधूरे रहे अनाथ, ये जो फौजी था अनाथ रहा था गुसाई, और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की अद्भुत ये कहानी है। पहाड़ का परिवेश इसमें दिखाया गया है। फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। सूखे की स्थिति का भी जिक्र हुआ है, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा सूखा, बस इतना कि पानी जो है वो कम पड़ रहा है। तो एक तरीके से गर्मी के समय का यहाँ पर वर्णन है। पहाड़ों के पलायन की समस्या का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। मिहल व दाड़िब के पेड़ों का बारंबार उल्लेख किया गया है। जोशी जी को सबसे पहले कोसी का घटवार कहानी से पहचान मिली, तो यही इनके प्रसिद्धि का कारण है कोसी का घटवार, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। और ये कल्पना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी को पाठकों ने काफ़ी पसंद किया था। शायद 1957 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इस कहानी को पाठकों ने काफ़ी पसंद किया। इनका पहला कहानी संग्रह था कोसी का घटवार, जो 1958 में प्रकाशित हुआ था। तो पहला इनका कहानी संग्रह 1958 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। इस कहानी संग्रह में कोसी का घटवार शीर्षक की उनकी कहानी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई थी।
यह कहानी अपने प्रकाशन के करीब 60 साल बाद भी, यानी कि आज भी लगभग 60-70 साल हो गए हैं, 60-65 साल, पाठकों के मर्म में सीधे उतरती है। अगर आप इसे आपने पढ़ी होगी तो आप इसे पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलती है। ठेठ पहाड़ी परिवेश में बुनी गई दो पात्रों कौन लक्ष्मा और गुसाई की यह कहानी अब एक क्लासिक का दर्जा रखती है। प्रेम के विषय को लेकर लिखी गई कहानी में इसे खास महत्वपूर्ण माना जाता है। कहानी के मुख्य पात्र अगर देखें तो गुसाई हैं, ये पूर्व सैनिक है, यानी कि ये फौज में था। कोसी के किनारे गेहूं पीसने के ये कार्य करता है। हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट देखकर वैसी ही पैंट पहनने की इच्छा से ही ये फौज में भर्ती होता है, यानी कि ये जो हवलदार धर्म सिंह था उसकी फौजी पैंट को देखकर ही ये फौज में भर्ती हुआ था। किशन सिंह जो है सिपाही से लक्ष्मा का विवाह कराता है, यानी कि अच्छा यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। यह कहानी का मुख्य पात्र है जो हमारा गुसाई है, परंतु फौज से रिटायर होने के बाद वह गेहूं पीसने का कार्य करने के कारण घटवार कहलाता है। लक्ष्मा जो है ये गुसाई की प्रेमिका है। वर्तमान में ये विधवा है, एक पुत्र की माँ है, मायके में ये रहती है, स्वाभिमानी स्त्री है, क्योंकि ये जब गोसाई इसको मतलब आटा देता है, अनाज देता है, मदद करना चाहता है तो ये नहीं लेती है। यह कहानी की नायिका पात्र है, ये गुसाई से प्रेम भी करती है। उसके पिता उसका विवाह राम सिंह फौजी से करवा देते हैं, राम सिंह से करवा देते हैं। उसके पति की कुछ ही वर्षों बाद मृत्यु हो जाती है और ये विधवा हो जाती है। राम सिंह जो है ये लक्ष्मा का पति है और एक फौजी था। किशन सिंह जो है गुसाई की यूनिट का एक सिपाही है जो राम सिंह और लक्ष्मा की सगाई के विषय में गुसाई को बताता है। जब गुसाई फौज में होता है उस समय पर जो राम सिंह की शादी लक्ष्मा से हो रही थी उस विषय में गुसाई को बताता है। लक्ष्मा का बेटा भी है, इसमें आयु 6-7 वर्ष है। पति की मृत्यु के पश्चात वही लक्ष्मा के जीवन का सहारा है, उसी के साथ वो जीवन यापन कर रही है। अन्य पात्र में भी है लक्ष्मा के पिता, लक्ष्मा के जेठ जेठानी का उल्लेख मात्र हुआ है। लक्ष्मा के काका काकी ये सब उमेद सिंह, धर्म सिंह, नर सिंह, ये सब अन्य पात्र में, ये भी याद रखिएगा क्योंकि गौण पात्र के साथ साथ मूल पात्र के साथ साथ ये गौण पात्र ही पूछे जाते हैं तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, स्थान अगर उल्लेखित स्थान है तो हल्द्वानी और गंगनाथ जी का यहाँ पर विशेष उल्लेख हुआ है। अब बढ़ते हैं कहानी की समीक्षा की तरफ। ये जो कहानी है, कहानी के इतिहास में शेखर जोशी विरचित ये कोशी का घटवार अपनी तरह की अलग और विशेष प्रेम कहानी है। फौजी जवान गुसाई और लक्ष्मा की कहानी जहाँ सांसारिक अर्थ में प्रेम परास्त होता है, बड़े बूढ़ों की जिद लक्ष्मा का विवाह कहीं और करवा देती है क्योंकि गुसाई अनाथ है, अनाथ होने के कारण उसकी विवाह लक्ष्मा से नहीं हो सकता और फौजी में उसकी जान का भी भरोसा नहीं। कहानी बताती है कि लक्ष्मा का पति राम सिंह भी फौज में है पर उसके पीछे भरा पूरा परिवार है। यह मनोविज्ञान के अकेले आदमी को ब्याह कर बेटी संकट में पड़ सकती है और उधर दूसरे आदमी पर संकट आए भी तो परिवार देखभाल कर लेगा, यही सोचकर उसका विवाह किससे किया जाता है, राम सिंह से किया जाता है। और ये भी क्या निकलता है, खोखला निकलता है। राम सिंह नहीं रहता और क्योंकि मनोविज्ञान जटिल विषय वस्तु है, राम सिंह के जेठ जिठानी वाले परिवार का भी एक मनोविज्ञान है जो विधवा लक्ष्मा और बच्चे को खुद पर बोझ और जमीन जायदाद पर अवांछित अधिकार मानना है। लक्ष्मा माई के लौट आती है पर वहाँ भी सभी कुछ मतलब नष्ट प्राय है, वहाँ पर भी उसको कोई सहारा नहीं मिलता है। उधर गुसाई 15 साल की सेवा समाप्त कर गांव लौट आया है और कुछ मन लगा रहे इसके लिए गेहूं पीसने का गट्टी इन्होंने लगा रखी है। यहाँ दोनों की 15 साल बाद दोबारा एक उदासीन मुलाकात होती है। लक्ष्मा ने कभी आंचलिक ग्राम देवता गंगनाथ जू का यहाँ पर उल्लेख हुआ है तो उनकी कसम लेकर कहा था कि गुसाई जैसा कहेगा वैसा वह करेगी, पर उसने ऐसा किया नहीं। ये दोनों ही पात्र एक जटिल मनोवैज्ञानिक संबंध और तनाव में जी रहे हैं, एक दूसरे के प्रति भी और समाज के प्रति भी। एक और समाज की तथाकथित मर्यादा निभाने की मानसिक चुनौती है, दूसरी ओर अपने गोपन प्रेम का बहुत पीड़ा देने वाला एहसास। मर्यादा रह जाती है लेकिन क्या प्रेम मर जाता है, इसे समझना बहुत कठिन है। प्रेम भी मरता नहीं, समाज तो बहरा है, समाज तो बाहर है पर मन के कोने अंतरे भी उसे प्रेम का घर है। गुसाई उल्हाना नहीं दे रहा है पर उसे लगता है कि गंगनाथ की झूठी मतलब जो कसम उसने झूठी खाई है, झूठी हो चुकी कसम से ही लक्ष्मा का अनिष्ट हुआ है। यह एक परंपरागत ग्रामीण मनोविज्ञान
है जिसमें देवताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी के चलते वो कहानी के अंत में बच्चे के साथ जाती हुई लक्ष्मण को सलाह देता है कि कभी 4 पैसे जुट जाएं तो गंगानाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। गंगानाथ का जागर लगाकर पूत परिवार वालों को देवी देवताओं के कोप से बचा रहना चाहिए, यही सलाह देता है। गुसाई ने लक्ष्मण के बच्चे को देखा और वह खुद से अकेला है, पर लक्ष्मण पूत परिवार वाली है से बात की चिंता है कि अब लक्ष्मण की झूठी पड़ गई कसम का कोप बच्चे पर न हो। यह गुसाई की मनोजगत में लक्ष्मण के प्रति उसके प्रेम का विस्तार है। प्रेम का सरल समीकरण तो यह कहता है कि अभी देर नहीं हुई है। एकाकी जीवन जी रहा गुसाई और लक्ष्मण एक हो जाए तो दोनों का जीवन संवर सकता है, पर सामाजिक बंधन में जो मनोसंसार निर्मित होता है वह जटिलता की ओर जाता है। प्रेम मनोविज्ञान की दृष्टि से वैसा भी बहुआयामी विषय है जिसकी दशा व्यक्ति व्यक्ति में बदल जाती है। प्रेम की वर्जना बन रही है। नायक नायिका के उत्तर जीवन में प्रेम सुधार कर सकता है, उसकी उदासीनता और विवशता को तोड़कर उसे जीवंत बना सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं घटता। इस कहानी में कुछ शाश्वत समस्याओं को उठाते हुए आंचलिक मूल्य मान्यताओं की सीमा का भी ध्यान रखा गया है। अन्यथा कोसी का घटवार में गहरे रोमानी स्पर्श के स्तर पर लक्ष्मण और गोसाई घटवार का पुनर्मिलन इतना नीरस और उद्देश्यहीन न होता। यहाँ परंपरा से कोई विद्रोह सामने नहीं आता है, जीवन अपने ढर्रे पर चलता है। ये कहानी विषय वस्तु से अपने व्यवहार से पाठक में परंपरा और रूढ़ियों के प्रति द्वंद्व जगाती हुई नवीनता के स्वीकार का आग्रह प्रस्तुत करती है। द्वंद्व कहानी में नहीं, पाठक के मन में चलता है। परंपरा से विद्रोह भी कहानी में नहीं, पाठक के मन में घटता है। कहानी में वर्णित प्रेम की असफलता द्वंद्व की विशेषता के स्तर पर कहानी की सफलता में बदल जाती है। कहानी के अंत में टीस बनी रहती है कि लक्ष्मण तो स्त्री थी, उसे लोक में व्याप्त आचार व्यवहार और लोकलाज से भय अधिक है, लेकिन गोसाई एक पुरुष है, उसे आगे बढ़कर लक्ष्मण को अपनाना चाहिए। प्रश्न उसी यथार्थगत मौलिकता बच जाता है जिसकी रक्षा शेखर जोशी ने लक्ष्मण और गोसाई के प्रेम की मौत से की है। यह हमारा समाज यथार्थ है जिसकी कीमत कभी एक स्त्री की मौत से चुकाई जाती है तो कभी उसके प्रेम की मौत से, पर यही यथार्थ है, इसे कहानी में नहीं समाज में बदलना होगा। कहानीकार तो बस संकेत कर सकता है कि यह यथार्थ है और गलत है, इसे ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। और इसी के साथ ये कहानी इतना सुंदर रूप लेती है कि जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि वास्तव में क्या कहानी है। कोसी का घटवार आपको मतलब मन को झंझोर देगी जब पढ़ेंगे कि कैसे धीरे धीरे चीज़ें घटनाएं घटती जाती हैं और जो हमारा जो गोसाई है वो कैसे पाबंदियों में बंध जाता है और एक अनाथ व्यक्ति है, हर तरीके से मजबूत है, वो शारीरिक मानसिक, उसे अगर देखा जाए फौज में जॉब मतलब फौज में नौकरी भी करने लगा है और उसे इस कारण से विवाह नहीं किया जाता है क्योंकि जो वो है अनाथ है। और इसलिए कि चलो अगर जो राम सिंह से विवाह किया जाता है कि राम सिंह अगर उसको कुछ हो गया फौज में तो कम से कम उसका परिवार तो साथ रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो मान्यताएं हैं ये धारणाएं ध्वस्त होकर रह जाती है। और जब लक्ष्मण अकेली पड़ती है तो जो उसके जेठ जेठानी उसके सास ससुर आदि जो हैं कोई भी उसका अपना नहीं बनता, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसके नहीं यहाँ पर दिखाए गए हैं। और अंत में जो गोसाई हैं वो मिलता है और वो भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमारी जो मान्यताएं हैं, जो हमारी सोच है वो सब हमें रोके रखती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जो परंपराएं हैं, जो सामाजिक जो अनुबंधन है उनका हम विद्रोह नहीं कर सकते। और यही इस कहानी में दिखाया गया है और इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गोसाई को ऐसा बोल देना चाहिए, लक्ष्मण को ऐसा कर देना चाहिए, नहीं जो उनके परिवार है, जो लक्ष्मण के जो परिवार है उसको कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता, वो नहीं करते और विवाह किससे कर देते हैं, राम सिंह से विवाह कर देते हैं। और राम सिंह की कुछ वर्षों बाद मृत्यु हो जाती है और उसका एक बच्चा भी इनका हो जाता है, लक्ष्मण को
राम सिंह से एक बच्चा हो जाता है और उस बच्चे की भी दशा यहाँ पर दयनीय दिखाई गई कि उनको भोजन के लिए भी वो परेशान है, वो मतलब एक तरीके से बहुत अजीब स्थिति है। और अगर देखा जाए लक्ष्मण जी भी इसलिए रही कि उसका बच्चा कहीं ना कहीं मतलब परेशान ना रहे अपने जीवन में, क्योंकि वो तो एकदम अनाथ हो चुकी है, इस समय लक्ष्मण अनाथ हो चुकी है, लेकिन उसका बच्चा उसकी वजह से अनाथ ना हो जाए। तो इसी धारणा के साथ ये कहानी चलती है। तो कैसी लगी कहानी बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।